हाँ, तो हम देखते हैं इनर्शिया। तो क्या है इनर्शिया? इनर्शिया को हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या है। तो बच्चों, इनर्शिया होता है कि यदि कोई बॉडी या कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, वो रेस्ट में ही रहने में बिल्कुल खुश है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में ही रहने में एकदम खुश है। ठीक है, तो ऐसे तो इसे हम क्या कहते हैं? एनर्सिया कहते हैं। तो क्या कहा मैंने? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। क्या बताया मैंने कि भाई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनर्शिया कहेंगे। और यहाँ पर एनर्शिया देखो, एनर्शिया यहाँ पर तीन टाइप का, एक एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक एनर्शिया ऑफ मोशन, एक एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। एनर्जी ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी, क्योंकि ये रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है। एनर्जी ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनर्शिया कहते हैं। तो एनर्शिया सर मेजर कर सकते हैं? तो हाँ, मेजर कर सकते हैं। एनर्शिया को मेजर किया जाता है मास से। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड और ये मेरा मार्कर, तो पूछेंगे कि विच हैज मोर एनर्शिया। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया एनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है। तो मेरे ब्लैक बोर्ड का मास ज्यादा है तो ब्लैक बोर्ड का एनर्शिया भी ज्यादा होगा। और आपसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये जो आंसर है ये कमेंट में बताना कि एक स्कूल बैग है और एक बुक है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है, स्कूल बैग के पास या बुक के पास? तो ये रहा हमारा एनर्जी। और हम अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। चलो, हाँ, तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कब आया? तो सर आइजैक न्यूटन पुट फॉरवर्डेड थ्री लॉज ऑफ मोशन इन 1686। तो सर न्यूटन ने ना 1686 में ना तीन लॉज दिए। पहला लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब मैं आपको बताऊंगा ना तो लगेगा कि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आर आल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, जो अभी हम जस्ट हमने पढ़ा है, इनर्शिया। इसमें भी क्या है भाई? तो ये तो एक तरह से गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। इसमें भी कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कहने का मतलब है कि ये बोर्ड रेस्ट में है तो ये किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। ये तब तक अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, ये रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा जब तक हम इस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं, या अनबैलेंस फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यही हमारा न्यूटन का पहला नियम। तो इसका ना कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम, जैसे हम क्या देखते हैं ना, एक बार एक ग्लास है, ठीक, और ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा और एक यहाँ पर कॉइन रखा। तो हम क्या करते हैं कि इस ये जो यहाँ पर ऊपर जो एक कार्ड रखा हुआ है, इस कार्ड को ऐसे करके हम मारते हैं। तो जैसे ही हम मारते हैं ना तो ये कार्ड स्लिप होकर के ना कहाँ चला जाता है? इधर कहीं चला जाता है। और ये कॉइन कहाँ जाता है? ग्लास के अंदर आ जाता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो मैं फिर से समझाता हूं। होता क्या है कि जब यहाँ पर कार्डबोर्ड रखा हुआ था और कॉइन रखा हुआ था तो कार्ड को जैसे ही मैंने मारा तो कार्ड चला गया मोशन में, और ये जो हमारा कॉइन है ये किस में था? ये रेस्ट में था। और ये किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से ये कार्डबोर्ड, ये जो कॉइन है ये ग्लास में आ जाता है कार्डबोर्ड के चले जाने पर। तो समझ में आया ये कंसेप्ट? तो यहाँ पर क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि जब हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक, और बस जैसे ही अचानक से स्टार्ट होता है तो हम किधर की ओर जाते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। ठीक, या बस जैसे ही मान लीजिए चल रहा है और वो अचानक से रुकता है, तब हम कैसे होते हैं? तब हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बस है और ये बस में ये सीट है और सीट पर जो है आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो बस ना अभी रुका हुआ है, बस जो है हमारा किसमें है, रेस्ट में, बस अभी हमारा रुका हुआ है। तो आप भी जैसे मान लीजिए, सपोज आप जैसे बस रेस्ट में, तो हम भी यहाँ पर रेस्ट में जैसे बैठे हुए हैं। बस अचानक से ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी ऑन कर लेता है, तो बस रेस्ट से किस में चला जाता है, मोशन में। और हम पहले जो बस में बैठे हुए थे, हम किस में थे, रेस्ट में ही थे। और हम किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर हो जाते हैं। ठीक। और जब बस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो हम आगे की ओर हो जाते हैं। ये क्यों होता है भाई? तो बस, जब बस चल रहा था तो बस मोशन में था, और बस के साथ साथ हम भी जो बैठे हुए थे, हम भी किस में थे, मोशन में थे। तो बस तो का ड्राइवर तो ब्रेक मार करके बस को रेस्ट में ले गया, लेकिन हम किस में थे, मैं तो मोशन में था, और मैं किस में रहना चाहूंगा, मोशन में ही। तो हम कहाँ चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। तो ये सारा फिजिक्स जो आपने मैंने अभी समझाया, वो कहाँ पर हम देखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक। एक एग्जांपल और, जैसे एक एग्जांपल था, जैसे मान लीजिए ये बस है, ठीक है, और सब कोई तो बस के अंदर भी बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। जगह ना रहने पर बस के ऊपर यहाँ बैठ जाते हैं लोग, यहाँ बैठ जाते हैं। और नहीं तो कुछ कुछ तो कुछ कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम बिल्कुल बस के यहाँ पर बैठ जाते हैं, पैर लटका कर एकदम हीरो बनने लगते हैं, हीरो स्टाइल में। तो बस चलता रहता है, बच्चा एकदम खुश रहता है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस अचानक से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ये बच्चा कहाँ चला जाता है, धाए से नीचे चला जाता है, और इसका सर और दांत दोनों टूट जाता है। भाई क्यों? क्योंकि जब बस मोशन में था, तो उसके साथ ये साथ साथ बच्चा भी एक किसमें था, मोशन में ही था। लेकिन बस अचानक से किसमें चला गया, रेस्ट में। लेकिन ये बच्चा किसमें था, मोशन में। और ये मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से ये कहाँ चला गया, नीचे। तो ऐसा हरकत आप लोग को नहीं करना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने समझ लिया क्या है, जो न्यूटन का पहला जो लॉ है उसके एप्लीकेशंस को भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले बच्चों हमें मोमेंटम के बारे में समझना होगा। ठीक है, मोमेंटम होता क्या है? तो बच्चों मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक, मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। अब भाई मेरा भी तो मोमेंटम निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरा मोमेंटम निकालना, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा मास हम मान लेते हैं 60 केजी, मैं 60 केजी का हूँ और 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा हूँ, तो अपना वेलोसिटी भी लिख लेंगे 10। ठीक, मास का यूनिट केजी या वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो जब मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। 60 इंटू 10 600, यानी 600 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये रहा मेरा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आप लोग समझ गए। तो मोमेंटम आप लोग समझ गए, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना और भी हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी का क्या चेंज होता है, मोमेंटम। मतलब द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कह क्या रहा है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ रहा है, मोमेंटम। हम इस ऑब्जेक्ट पे और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी का क्या बढ़ रहा है, मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जा रहा है। हम इस बॉडी पे और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ जा रहा है, मोमेंटम। ठीक, तो बाबू एक बात और समझ लो, जितना ज्यादा मोमेंटम बढ़ते जाएगा ना, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। और जितना मोमेंटम कम होगा, खतरा उतना ही कम होगा। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए कि किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो हमारा मोमेंटम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता भी अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ही ज्यादा बॉडी का मोमेंटम बदलेगा, बढ़ेगा। तो हमेशा बाबू क्या है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है बच्चा टाइम, बाय टाइम। और यहाँ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ रेट लगा था यानी टाइम। ठीक, हाँ।
तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। एम हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बच्चों, एम कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू एम ए। ठीक, क्या आ गया हमारा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। हमेशा फिजिक्स में क्या देखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बाद एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद k आया, मतलब k m है। k का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 1 होता है। इसकी वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हुआ फोर्स का फॉर्मूला। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहा कि अगर किसी भी बॉडी पे हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारा मूव करेगा, और यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बच्चों कुछ एप्लीकेशन पे भी बात कर लेते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन है। और मैंने क्या बताया बच्चों, जितना ज्यादा मोमेंटम बढ़ते जाएगा ना, खतरा उतना ही बढ़ेगा। तो एप्लीकेशंस को समझो। अब जैसे कि बंदूक की गोली है, अब हम बंदूक में से ना गोली निकाल लें और गोली लेकर के अगर हम आप पर फेंकते हैं तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं, तो मरेंगे नहीं। अगर हम उसी गोली को, बुलेट को बंदूक में रख करके ऐसे यहीं से करूं, खींच के आऊं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों भाई? तो बुलेट दोनों टाइम मैंने क्या किया, बुलेट ही फेंका। उस समय मैंने बंदूक से निकाल के बुलेट फेंका, और एक टाइम मैंने बुलेट बंदूक में डाल के मारा। तो एक टाइम वाले में सामने वाला आदमी मरता नहीं है, दूसरे वाले टाइम में आदमी मर जाएगा। क्यों भाई? तो बुलेट से आदमी नहीं मर रहा, मर किससे रहा है, मोमेंटम से। जो बुलेट का मोमेंटम है वो जब मैंने ऐसे फेंका तो उस समय बुलेट का मोमेंटम कम था, और जैसे मैंने बंदूक में डाल करके मारा तो बुलेट का मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ गया? क्योंकि देखो बुलेट का मास तो वही रहने वाला है, लेकिन जब मैंने ऐसे फेंका था उस समय वेलोसिटी कम था, और जब मैंने बंदूक में रख के मारा तो उस समय बुलेट का वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से बुलेट का मोमेंटम भी बढ़ जाता है। और मोमेंटम होता क्या है, मैंने अभी तो फॉर्मूला बताया था मोमेंटम का, m इंटू भी। मास तो बुलेट का वही रहने वाला, लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से, बुलेट का मोमेंटम बढ़ जाने की वजह से सामने वाला व्यक्ति डेड हो जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गया। एक और एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने समय क्या होता है कि हम बॉल को ऐसे करके कैच करते हैं। क्यों भाई ऐसे कैच क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ। जब बैट्समैन जो होता है ना, बॉल को काफी जोर से हिट किए रहता है, तो बॉल काफी तेजी से आ रहा होता है, मतलब उस बॉल का वेलोसिटी काफी ज्यादा रहता है। और वेलोसिटी तो ज्यादा रहने की वजह से, वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से उस बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा। अब मोमेंटम ज्यादा होगा तो खतरा ज्यादा होगा। तो अगर हम डायरेक्ट कैच ले ले तो हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन हम उस बॉल को क्या करते हैं, पीछे की ओर लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस बॉल का वेलोसिटी कम करते हैं, और बॉल का वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मोमेंटम कम हो जाने की वजह से खतरा कम हो जाता है, और कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसके कुछ एप्लीकेशंस। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक दीवार है, और इस दीवार पर मैंने क्या किया, मुक्का मारा दीवार पर। मैंने क्या किया, दीवार पर ऐसे करके मुक्का मारा। कितने न्यूटन से मारा भाई? 10 न्यूटन से। तो उधर से जो जो मुझे चोट लगेगा नहीं, यानी कि जो रिएक्शन मिलेगा वो भी मुझे 10 न्यूटन का मिलेगा। मैं अगर दीवार पे और जोर से मारूं तो उसका जो रिएक्शन होगा और जोर से होगा। यानी हम क्या समझें कि भाई एक्शन जितना हम जोर से करेंगे, रिएक्शन भी हमको उतना ही जोर का मिलेगा, मतलब इक्वल मिलने वाला है। एक्शन का रिएक्शन इक्वल मिलने वाला है, और डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब कि अगर हम एक्शन अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन जो होगा हमारा इस डायरेक्शन से मिलेगा। यानी देखिए, लेकिन से मान लीजिए 10 न्यूटन से मैंने मारा, तो चोट रिएक्शन भी मुझे 10 न्यूटन का मिलेगा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। और इक्वल तो मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा। एक्शन अगर इधर से तो रिएक्शन उधर, तो रिएक्शन हमें किधर से मिलेगा, उधर से। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमारा ये हुआ। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या मैंने बताया था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, देखिए इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो एक्शन इधर से, रिएक्शन इधर से,
तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को यही हमारा कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। इसका कुछ एप्लीकेशन है, जैसे हम चल भी पाते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से चल पाते हैं, क्योंकि दीवार हम जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो हम खुद कहाँ जाते हैं, तो आगे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।